हेलो नमस्कार। मेरा आज का वीडियो कोई एक्टिंग वीडियो या कोई म्यूज़िक वीडियो नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को आज एनएसडी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वैसे तो जानकारियाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे मैसेज आए थे फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि भैया आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो और आपने किस तरीके से पढ़ाई की, आपका जो पहला प्री इंटरव्यू था वो कैसा था। तो उसी के तहत मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ ताकि जो भी लोग एनएसडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कुछ सवाल है उन लोगों के कि एनएसडी के लिए जो फॉर्म होता है उसके लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और पास आउट होने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, 6 पॉइंट्स हैं। पहला है रिक्वायरमेंट, दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक, तीसरा और जो मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माइंडसेट फॉर द प्रिपरेशन, और चौथा है सजेशंस। इसमें मैं आपको कुछ बुक्स के नाम सजेस्ट करूंगा जो मैंने पढ़ी हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है। उसके बाद पांचवा है अपॉर्चुनिटीज़ और छठवां और आखिरी है पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एनएसडी के फॉर्म भरने से लेकर पास आउट होने के बाद। उसके बाद 2 साल एनएसडी रेपर्टरी में एज एन एक्टर भी काम किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ और साथ में ही एक प्ले में कर रहा हूँ। तो उसकी जानकारी मैं आपको पूरा इस वीडियो में दूंगा। तो पहला है रिक्वायरमेंट। तो देखिए 6 नाटक तो आपको करने ही है। 6 नाटक आपको किसी ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए जहाँ पे आप आसपास रहते हैं। और एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं कि इन 6 नाटकों में आपने कोई बहुत बड़ा रोल किया हो, आपने लीड रोल किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी नाटक में छोटी सी एंट्री की हो या फिर आप बैक स्टेज में रहे हों। हाँ, लेकिन आप वो मेंशन कर दीजिए उन 6 नाटकों, नाटक का नाम क्या था, नाटक के निर्देशक का नाम क्या था और उसमें आपकी भूमिका क्या थी, है ना। उसके लिए आपको या तो उस ग्रुप का कोई स्पेशल सर्टिफिकेट होता हो वो आप लगा लीजिए एनएसडी के फॉर्म पे, या फिर आपका कभी न्यूज़पेपर में नाम आया हो, कोई फ़ोटोग्राफ हो और उस फोटोग्राफ में आप नाम लिख सकते हैं कि ये नाटक में ये भूमिका मेरी थी, या फिर इस नाटक में मैंने बैक स्टेज किया या कॉस्ट्यूम किया, कुछ भी। लेकिन 6 नाटक आपके होने चाहिए। उसके लिए आपको कहीं से, और एक चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़, कई लोगों ने मुझसे बोला भी था और शायद कई लोग करते भी होंगे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। कई लोग बहुत फर्जी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं एनएसडी में जाने के लिए। देखिए ठीक है, एडमिशन तो आपको हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इस प्रोफेशन में घुसना है तो आपको एक्चुअली किसी भी प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी तो चाहिए होती है। तो यहाँ आप लोग ऐसा कुछ ना करें। तो साथ में 6 नाटक आपके हो जाएंगे। आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, 1-1.5 साल के अंदर वहाँ 6 नाटक हो जाते हैं। और अगर आप अभी 12th में हैं तो अभी आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 12th के बाद एनएसडी नहीं भरा जाता है। आज से बहुत साल पहले भरा जाता था कि 12th के बाद ही लोग अप्लाई करते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एनएसडी के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक। देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हो, आपका प्री इंटरव्यू होता है, उसमें अगर आपको म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक इन द सेंस आपको गाना आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आपको डांस आता है, तो आप उनको दिखा सकते हैं। और इस बात के लिए सारे जजेस और टीचर्स ओपन रहते हैं कि हाँ आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि भैया हमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपने बोल दिया उनके सामने कि मुझे म्यूज़िक नहीं आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर मैं झूठ बोल दूँ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है, कर सकता हूँ। देखिए जो चीज़ में आप श्योर हो वही करना, वही बोलना वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे। तो और अगर आपको गाना नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो रिदम सेंस है वो थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि कोई जज वहाँ पे अपने हाथ से क्लैप करे, या फिर वहाँ पे जो म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं वो लोग कोई रिदम बजाएं और कहें कि आप इसमें कुछ डांस करो, कोई परफॉर्मेंस करो, अपनी बॉडी को हिलाओ। तो ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, रिदम अपनी थोड़ा मजबूत कर लेना। और एक और चीज़ कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से हों और अगर आपको वहाँ के फ़ोक की जानकारी है, फ़ोक म्यूज़िक, फ़ोक डांस, कुछ भी, तो आप उनको ज़रूर दिखा सकते हैं और ये आपका प्लस पॉइंट ही है।
तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट फॉर द प्रिपरेशन। आपका जो मेंटल लेवल आपका जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि देखो, जब आप वहाँ पे टेस्ट देने जाते हो प्री में, तो सारे के सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, नो डाउट। आप अच्छे से 30-40 मिनट उनके सामने परफॉर्म करते हो, डिपेंड करता है। किसी का 15 मिनट में ऑडिशन हो जाता है प्री, किसी का 1 घंटा भी लेते हैं। और ये भी मापदंड नहीं है कि उसका टाइम कम था तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका टाइम ज़्यादा था तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या इसका टाइम ज़्यादा था इसका सिलेक्शन हो जाएगा कम। ये कोई मापदंड नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपके जवाबों पे डिपेंड करता है। और अगर आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, वहाँ आपका माइंडसेट सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं, 4-5 ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप में 30-35 या 26 ऐसे लोग होते हैं जिनको अलग अलग टीचर्स आके टास्क देते हैं। और एक टास्क को कई बार ऐसा होता है कि पूरे 26 के 26 लोग एक इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। अब उसमें कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो इसमें ऐसी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी वो जो 26 लोगों के लिए उन्होंने एक इम्प्रोवाइजेशन दिया था, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि सपोज़ उन्होंने कहा कि आप एक, जैसा हमें बोला गया था कि आप चूड़ी बाज़ार हनुमान मंदिर जो दिल्ली का है, वहाँ का एक दृश्य दिखाइए शाम के समय का। तो हमने तैयार किया। उसमें मेरा या मेरे जो एक और दोस्त था, उसमें उसका कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि उस एक्ट पे सब कुछ डिपेंडेंट है, कुछ नहीं। वो उससे पहले भी आपके बहुत सारे एक्ट होते हैं, टास्क होते हैं जो आप कंप्लीट करते हैं, वो आपकी। और एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं ये मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन एनएसडी में इसलिए नहीं हुआ कि मैं बहुत टैलेंटेड था, मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था, शायद उन्हें ये दिखा होगा कि हाँ, इसमें एक आपके अंदर एक जुझारूपन सच में होना चाहिए। मतलब आप ज़बरदस्ती का जुझारूपन तो ला नहीं सकते, सच में आपके अंदर होना पड़ेगा कि आप, हाँ भाई, आप काम करना चाहते हो, आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेते हो और आप एनएसडी में अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा भी हुआ है कि कई बहुत टैलेंटेड लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे एनएसडी में, जब मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा था या मैंने जब वर्कशॉप अटेंड की थी। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, उसके इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि इसमें क्या होना है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ सजेशंस मैं आपको देता हूँ, ये चौथा पॉइंट है। इसमें कुछ रीडिंग मटेरियल जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ। और जैसे अगर आपको काव्य पढ़ने हैं तो आप सबसे पहले तो रश्मि रथी और हरवंश राय बच्चन की मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सारे पढ़ डालिए। और कुरुक्षेत्र, ये भी। और अगर आपको उपन्यास पढ़ने हैं तो उसमें जैसे सेवा सदन है, गुनाहों का देवता है, मैला आंचल है, राग दरबारी है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनको ज़रूर पढ़िए। इसके इतर भी और पढ़िए, मतलब यही नहीं कि यही पढ़े। और एक्टिंग पे कुछ बुक्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है। और इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग, ये एनएसडी बुक शॉप में अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन किताब है और प्रसन्ना जी ने लिखी है। दूसरी है, एक फॉरेन राइटर हैं सिस्ली बेरी, उन्होंने लिखा है कि वॉइस एंड द एक्टर नाम से ये बुक है। और एक और किताब है ऑन द टेक्निक ऑफ एक्टिंग, माइकल चेखव की बुक। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी हुआ इसे। और भी बहुत सारी ढेरों किताबें हैं, लेकिन ये वो किताबें हैं जिनसे मुझे हेल्प मिली है। पांचवा जो पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि एनएसडी पास आउट होने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है जैसे आईटी कंपनीज़ में और कहीं होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। एनएसडी पास आउट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रेपर्टरी का फॉर्म भरें, वहाँ फिर से आप अपना ऑडिशन दें, वहाँ पे आपको एज एन एक्टर लिया जाता है, आपको सैलरी मिलती है। दूसरा है टाई थिएटर इन एजुकेशन, जहाँ पे हर साल फॉर्म निकलते हैं रेपर्टरी की ही तरह, लेकिन वहाँ पे आपको बच्चों के साथ मिलकर थिएटर करना होता है, उनको सिखाना होता है, अलग अलग स्कूलों में जाना होता है। अगर आपका जो इस तरीके का माइंडसेट है कि आपको बच्चों के साथ काम करना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तीसरा एक और चीज़ जो मेरे बैच के भी कई लोगों ने किया था, फेलोशिप। आप अलग अलग टॉपिक्स को लेके और किसी को गुरु बना के वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर आपको फेलोशिप
आपकी चलती रहती है 1 साल तक, उसमें भी आपको पैसा मिलता है। और या तो आप मुंबई चले जाएँ ऐसा, और वहीं पे आप अपना काम तलाशें कि आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइनिंग करनी है या डायरेक्शन करना है, जो भी है। क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको एक्टिंग लेनी है या डायरेक्शन लेना है या डिज़ाइन लेना है। ठीक है, अब बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो वर्कशॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ प्री के बाद, उसके बाद मैं एनएसडी चला गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जैसे होता है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको अलग अलग जगह घुमाते हैं, आगरा, फ़तेहपुर सीकरी और औरंगाबाद, इन जगह टूर कराया जाता है। आपका ओरिएंटेशन एक सेशन होता है जिसमें 1 हफ्ते का सेशन होता है, जिसमें अलग अलग जगह से हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के बड़े बड़े आर्टिस्ट को आपके समक्ष बुलाया जाता है। वो आपके लिए परफॉर्मेंस करते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्लासेस होती हैं, बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस होती हैं, और ये बॉडी मूवमेंट्स, योगा और डांस, कंटेम्प्रेरी, बहुत सारी क्लासेस इन 3 सालों में होती हैं। और तो हमारा फर्स्ट ईयर में जो हमारा जो एक 2 परफॉर्मेंस हुए थे हमारे। एक वाइल्ड डक हम लोगों ने किया था, सीन वर्क किया था दिनेश खन्ना सर के साथ। दूसरा हमने अजय दा, हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने हमारे साथ एक फोक इनपुट नाम से एक परफॉर्मेंस होता है हम सभी लोगों का, जो भी लोग एनएसडी में जाते हैं। तो हमने कथा गायन वाचन शैली में वो परफॉर्मेंस किया था, ग्रुप परफॉर्मेंस था पूरा। और सेकेंड ईयर में भी हमारे बहुत सारे नाटक हुए थे। जैसे सेकेंड ईयर में सबसे पहले पारसी हुआ था, मशरकी हूर उर्फ सच की पहरेदार, हिमा सिंह जी ने वो प्ले करवाया था, फुल लेंथ प्रोडक्शन था। और उसके बाद हम लोग 42 दिन के लिए सरायकेला गए थे। वहाँ पे हमने छाऊ सीखा, छाऊ का परफॉर्मेंस किया, 42 दिन हम लोग वहाँ पे रहे। और फिर एनएसडी में आके भी हमने वो परफॉर्मेंस किया। उसके बाद हमारा जो बैच था वो 2 ग्रुप में उसको बांट दिया गया था, ताकि 2 नए नए प्रोडक्शन हो पाएँ। तो एक ग्रुप के साथ कन्हैया लाल कैथवास जी ने किया था अपना रग पराया चक, और दूसरा ग्रुप जो हमारा था, वो जिस ग्रुप में मैं था, तो उसमें जो हमारा प्ले हुआ था वो हुआ था चोर मचाए शोर। एक फॉरेन राइटर हैं जॉन हुई, तो उनका हिंदी रूपांतरण किया गया था उस नाटक का, और चित्तरंजन त्रिपाठी जी उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद फिर हमारे बैच को 2 भागों में बांटा गया, और 2 और प्रोडक्शन हुए सेकेंड ईयर में ही। एक हुआ था रिचर्ड द थर्ड, जो हमारे ग्रुप के साथ हुआ था। जो हमारे बैच का दूसरा ग्रुप था उसके साथ हुआ था जूलियस सीजर, राज बिसारिया जी ने किया था। और रिचर्ड द थर्ड किया था हमारे KS राजेंद्रन सर ने। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ। और फिर थर्ड ईयर की शुरुआत में हमारा एक प्ले हुआ, बांग्लादेश के हमारे डायरेक्टर हैं जो नॉर्वे में रहते हैं, कमालुद्दीन नीलू जी, उन्होंने पियर गिंट नाम से एक प्ले किया था। उसमें पूरा बैच साथ में था। उसके जस्ट बाद हम लोग चाइना गए थे रीटा गांगुली मैम के साथ, जहाँ पे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ दृश्य किए थे। और वहाँ पे हमने काबुकी थिएटर भी किया, उन लोगों से सीख के, और उनके यहाँ के जो ट्रेडिशनल कुछ परफॉर्मेंस थे उसमें हमने भी हिस्सेदारी ली। और उसके बाद वापस आने के बाद हमारे शांतनु सर के साथ प्रोडक्शन हुआ। एक्चुअली वो 1 नहीं 7 प्रोडक्शन थे। महेश दत्तानी की 7 कहानियों को लेकर हमने नाटक बनाए थे। जैसे द बिग फैट सिटी था, 30 डेज इन सेप्टेम्बर, वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, ऑन मगी नाइट इन मुंबई, डांस लाइक अ मैन, ऐसी 2 नाटक और थे। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा कि लगभग 12 दिन में 7 नाटक हम लोगों ने किए थे। और उसके बाद हमारा एक ये भी रूल होता है कि थर्ड ईयर में आते आते आपको एक फॉरेन डायरेक्टर मिलता है। तो हमारे लिए फिलीपींस से आए थे, एक सर आए थे रिकार्डो अबाद। तो उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ को लेके एक प्ले किया था, एस्थेटिक ड्रीम्स, जिसमें कि जिसका मूल ये था कि यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, जो अपनी सेवाएं देते हैं, उनको क्या क्या दुख झेलना पड़ता है, क्या क्या उनके साथ होता है, ये था। और जो हमारा थर्ड ईयर का आखिरी प्रोडक्शन था, उसमें भी हमारे बैच को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जो दूसरा ग्रुप था उसको उनके साथ प्ले हुआ था आषाढ़ का एक दिन, जो रॉबिन दास सर ने डायरेक्ट किया था। और हमारे ग्रुप के साथ प्ले किया था विलास पिल्लई सर ने, रेडियो फ्रीडम नाम से। तो और इसी बीच में, ये प्रोडक्शन के बीच में हमारी बहुत सारी बेहतरीन क्लासेस भी हुई। जैसे कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे खालिद तैयब जी के साथ हमारा 18 दिन का सेशन हुआ था।
ग्रोटोवस्की को लेके, और अर्जुन रैना जी के साथ वॉइस एंड स्पीच हुआ था, और डेविड जिंडर आए थे, उन्होंने भी माइकल चेखव पे हमारे साथ काम किया था। निकोलस नूनेज आए थे, उन्होंने भी बॉडी माइंड सोल के लेकर कुछ हमारे साथ काम किया। और ऐसी बहुत सारे टीचर्स सेकेंड ईयर में हमारे जो टीचर आए थे, अनिरुद्ध खुटवड़ सर, जिन्होंने हमारे साथ सीन वर्क किए थे बहुत सारे, कुछ रियलिस्टिक प्ले को, जैसे विरासत और उद्ध्वस्त धर्मशाला, ऐसी कुछ नाटकों को लेकर कुछ सीन उन्होंने हमारे साथ किए थे। मेरे ग्रुप के साथ उन्होंने उद्ध्वस्त धर्मशाला किया था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सर के साथ रहा। बिल्कुल वो एक अलग तरीके से सीखने को मिला अनिरुद्ध सर के साथ की चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होता है, रिश्ते, वो बातचीत, वो टोन, सब कुछ। तो उस तरीके से बहुत ही एक कंप्लीट जर्नी मैं कहूँगा कि रही है वहाँ पे। और उसके बाद पास आउट होने के बाद मैंने एनएसडी रेपर्टरी के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। 2 साल मैंने एज एन एक्टर वहाँ पे काम किया, और उसके बाद वहाँ पे मैंने छोड़कर फिर मैं मुंबई आ गया। और मुंबई में काफ़ी टाइम मैं अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। लगभग 1 साल तक तो कोई भी चीज़ या ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि आप समझते हो, आपको समझ में आता है कि हाँ आपको भी लाइन पे लगना है ऐसा। और ऐसा नहीं है कि आप एनएसडी से हो या एफटीआई से हो या फिर भोपाल ड्रामा स्कूल से हो या भारतीय नाट्य अकेडमी से हो तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी लाइन पे लगना है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप ट्रेंड किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हो तो आपको मतलब थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है, आपको स्क्रिप्ट भेजी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि आप कल इस समय पे आए हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशंस काफ़ी होते हैं। तो ऐसी अभी मैं वर्तमान में फिरोज़ अब्बास खान जी के साथ एक प्ले कर रहा हूँ, रौनक और जस्सी नाम से, जिसमें मैं रौनक कर रहा हूँ। रोमियो और जूलियट से इंस्पायर्ड है प्ले। फिरोज़ अब्बास खान वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी मुग़ल आज़म को स्टेज पे उतारा है, और उनका ये दूसरा नाटक है रौनक और जस्सी। तो अभी मेरा यही काम अभी चल रहा है फ़िलहाल, और छोटे मोटे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं। तो ये मेरी कुल अब तक का जो मैंने काम किया है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आपको कि भाई 12th के बाद एकदम से नहीं, 3 साल आपको वेट करना है, ग्रेजुएशन करनी है, 6 नाटकों के आपको एविडेंस इकट्ठा करने हैं, आपने वो नाटक किए होने चाहिए। और म्यूज़िक की थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कहीं से, अगर आपके पास समय है। नहीं भी है तो कोई नहीं, आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, किताबें पढ़ते रहिए साथ में। और क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि स्टोरीज़ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें एक कहानी में कम से कम बहुत कैरेक्टर होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में होती हैं, आपको उनके अलग अलग शक्लें दिखाई देती हैं। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच।